ठीक है बेटा। हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर ना थोड़ा सा जानना है अबाउट द यूपीएससी कि जो ये हमारा यूपीएससी का एग्जाम होता है, खास तौर पे सिविल सर्विसेज जो हमारा एग्जामिनेशन होता है, इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को आप फॉलो करोगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है। अच्छा, एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है और एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। जैसे हमें पता कि पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, अगर वो क्वालिफाई हो जाए तो फिर आप मेंस का एग्जाम देते हो। अगर अगर उसमें भी आपके एक सर्टन रेंज में नंबर्स आ जाते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के आपकी फाइनल लिस्ट जो है वो बनती है। मोस्टली थोड़ा बहुत आपको पता होता है, बट इन डिटेल्स मोस्टली क्या होता है कि हमें पता नहीं होता, बच्चों को पता नहीं होता जो प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, है ना, मेंस की क्लासेस स्टार्ट कर दो, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब पढ़ना स्टार्ट कर दो, और आपको ये पता नहीं है कि करना किस तरीके से है या एग्जाम कंडक्ट किस तरीके से होता है, तो फिर वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लिए। आज की क्लास में हम ओरिएंटेशन की क्लास में, दिस इज ओरिएंटेशन क्लास 1। आज हम खास तौर पे ना प्रीलिम्स के बारे में जानेंगे, और उससे पहले कुछ जो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जो कि अक्सर ही हर एक स्टूडेंट के आई थिंक रहते हैं जब प्रिपरेशन को स्टार्ट किया जाता है। विद टाइम पीरियड जब आपकी प्रिपरेशन आगे मूव ऑन करती है तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें जिसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट क्लैरिटी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना, आप पढ़ोगे भी, आप क्लास भी लगाओगे, आप टेस्ट भी दोगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि उसका बेनिफिट हमें कहां पे कितना होने वाला है। और इस एग्जाम के अंदर बोलने के लिए लोग बोल देते हैं कि सब कुछ पढ़ना पड़ता है, बट रियलिटी इज सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ये बहुत बड़ी मिथ है कि यूपीएससी के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है। यूपीएससी में कुछ भी नहीं पूछा जाता, एक सर्टेन सिलेबस है, आप बोल सकते हो, जहां से जो आपके क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू का क्राइटेरिया हो, है ना। तो यहाँ पे ना आजकल क्या है, बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा फैली हुई है, आप बोल सकते हो। ऑनलाइन भी अगर आप कहीं पे जाते हो, कुछ चेक करने की कोशिश करते हो, तो वो 50 तरह की बातें आपको बता दी जाती है, जिससे बच्चा और कंफ्यूज हो जाता है। बेसिक बेसिक तरीके से हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक हर एक स्टूडेंट के होते हैं, और इसका अगर आंसर मैं आपको देता हूं तो इट मींस आपकी काफी सारी जो क्वेरीज हैं वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जैसे सबसे पहला है, व्हेन टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी 2025। अब देखो, इस ईयर 2024 में अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो, तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपका टारगेट जो है वो यूपीएससी 2025 हो सकता है। आपको प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप, आज हम बैठे हुए हैं अक्टूबर के अंदर, अगर आप 2 महीने बाद आते, मान लो आप नवंबर या दिसंबर के अंदर आते, तो फिर मैंने आपको बोलना था कि अभी आप 2025 के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, आपको 2026 वाला टारगेट जो है वो रखना चाहिए। लेकिन अभी आप अक्टूबर से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम पीरियड है। मतलब आपके पास अराउंड अराउंड 8 से 9 महीने हैं अच्छे खासे, जिसका आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल अगर करते हो और स्ट्रेटेजिक तरीके से चलते हो, तो बहुत अच्छे से इस टाइम पीरियड को आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट अक्टूबर या ज्यादा से ज्यादा नवंबर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, सो दैट इज द गुड टाइम। अगर किसी ने इससे 2 महीने पहले स्टार्ट कर रखी है, तो ऑटोमेटिकली उनको वो 2 महीने का बेनिफिट होगा ही होगा। वो 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे, आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, आपके पास बड़े सारे सब्जेक्ट्स हैं। आपने जैसे हिस्ट्री को पढ़ना है, हिस्ट्री में भी आपको पता है एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, मिडेवल हिस्ट्री पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, तो ये सब्जेक्ट्स हमारे पास हो गए। फिर अगर आप जर्नल स्टडीज पेपर 2 की जब हम बात करते हैं, उसमें आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हो, जिसमें खास तौर पे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। फिर आपको गवर्नेंस के बारे में भी पढ़ना है, सरकार ने लास्ट 2 सालों में कौन सी स्कीम्स लेके सरकार आई है, किस तरीके से सरकार शासन कर रही है। गवर्नेंस मतलब सरकार का शासन किस तरीके से चल रहा है। फिर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी पढ़ना है ना। फिर इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इनके बारे में भी पढ़ना है। तो मतलब गिनते गिनते अगर जाओगे, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, जर्नल साइंस के बारे में पढ़ना है, तो मतलब काफी सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं।
तो आपको कम से कम भी कोचिंग की हेल्प ये हो जाती है कि आपका टाइम थोड़ा सा बच जाता है। अगर कोई स्टूडेंट बोले ना कि मैंने खुद से तैयारी स्टार्ट करनी है, तो उसको कम से कम ये सारे सब्जेक्ट कवर करने में 1.5 साल का समय लग जाता है बड़े आराम से, अगर अच्छे से करना है तो। अगर आप ऊपर ऊपर से करने वाले हो और साल में प्रिपरेशन को अपना डन कर लिया, सारा सिलेबस कवर कर लिया, तो वो उसका उतना फायदा नहीं हो पाता है। फिर क्या होता है, पहला अटेम्प्ट, फिर दूसरा अटेम्प्ट, फिर तीसरा अटेम्प्ट, बात वहीं पे आ जाती है, टाइम उतना ही लग जाता है। सो कोचिंग का ये फायदा हो जाता है कि आपका जो 1.5 साल में खुद से आप सेल्फ स्टडी से कवर करते हो, वो आपका 8-9 या मैक्सिमम 10 महीने के अंदर कवर करवा दिया जाता है। सो अगर अभी भी आप अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करते हो 2025 वाले प्रीलिम्स के लिए, जो कि अभी से 8 से 9 महीने के बाद होगा, आप बोल सकते हो, सो आप इतने कैपेबल होगे कि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाओगे। प्रीलिम्स के बाद आपके पास क्या है, 2.5 महीने होते हैं अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए, क्योंकि सितंबर के लास्ट में जाके एग्जाम होता है। सो जून जुलाई अगस्त, कई बार थोड़ा ज्यादा भी टाइम आपके पास हो सकता है, 3 महीने भी हो सकते हैं, 3.5 महीने भी हो सकते हैं। तो मतलब 3 से 3.5 महीने या मिनिमम 2.5 महीने तो होते हैं। उसमें आप मेंस के ऊपर भी बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हो। हालांकि मेंस की स्टडी आपके पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज द राइट टाइम। अगर इसके 2 महीने बाद स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर मेरा सुजेशन ये होगा कि 2026 वाला टारगेट करना। और प्रेपरेशन स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट में आके क्लासेस लगाना स्टार्ट कर दो। प्रेपरेशन स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आप अपने सेल्फ लेवल पे भी उस चीज को करना स्टार्ट करो। ये ना हो कि इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाया जा रहा है, आपकी क्लासेस चल रही हैं, बट आप घर पे जाके उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप उतना ही लेट हो जाओगे। समझ रहे हो? सो दिस इज द पहला क्वेश्चन जो मोस्टली पूछा जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा। नंबर 2 क्वेश्चन, एंड ऑल्सो मच इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूपीएससी 2025? क्या एलिजिबिलिटी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी? देखो बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब ग्रेजुएशन चाहे आपकी बीएससी हो, चाहे आपकी बीटेक हो, चाहे आपकी बीए हो, चाहे आपकी बीकॉम हो, मैटर नहीं करता है। किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन की हुई है ना, बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर हमारी केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी। सो ग्रेजुएट आप होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में चल रहे हो, देन ऑल्सो यू कैन टेक द एग्जामिनेशन। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिनिमम एज जो है वो आपकी कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर्स। दैट इज द क्राइटेरिया। मिनिमम एज आपकी कितनी रहेगी? 21 ईयर्स। इसको याद रखना है। आजो आजो, पीछे निकल जाओ बेटा, कैमरा से बचा के थोड़ा। सो मिनिमम एज हमारे पास कितनी रहेगी? 21 ईयर्स। और मैक्सिमम एज क्या हो सकती है? 32 ईयर्स। तो 21 से 32 साल की एज आपकी हो सकती है। मिनिमम 21 साल की एज आपकी होनी चाहिए, और मैक्सिमम 32 साल की एज तक इस एग्जाम को दे सकते हो। अब ये कैलकुलेट कैसे करोगे? तो आप कैलकुलेट करोगे 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग। अगर आप 1 अगस्त 2025 को 21 साल के हो जाते हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन 2025 वाला। और अगर आप 1 अगस्त 2025 को 32 साल के होते हो, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। लेकिन अगर 33 के हो जाते हो, देन नॉट। और अगर 1 अगस्त 2025 को आपकी एज सिर्फ 20 इयर्स बन रही है, फिर भी आप इस एग्जामिनेशन को नहीं दे सकते हो। सो 1 अगस्त 2025, इसको याद रखना, 24 नहीं 25। 1 अगस्त 2025 को आपकी मिनिमम एज 21 हो सकती है, मैक्सिमम एज आपकी कितनी हो सकती है? 32। और जर्नल कैटेगरी का अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। इसके ऊपर हम अलग से डिस्कशन करेंगे कि अटेम्प्ट्स को किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, नीचे हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन 6 अटेम्प्ट्स आपके पास होते हैं, ठीक है, इस एज क्राइटेरिया में। देन उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो मोस्टली रहता है, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स वन गेट्स फॉर यूपीएससी। सो अगर हम यहां पे बात करते हैं जर्नल कैटेगरी के अंदर, आपको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, जो कि सबसे कम वाले आपके पास अटेम्प्ट्स हैं। और अगर आप इन 6 अटेम्प्ट्स को कैलकुलेट करने की बात करो, तो एक चीज दिमाग में याद रखना, फॉर्म भरने से आपका अटेम्प्ट कैलकुलेट नहीं होता है।
फॉर्म भरने से आपका अटेम्प्ट कैलकुलेट नहीं होता है। मान लो आपने 2025 का फॉर्म भर दिया, लेकिन आपको कंफर्टेबल नहीं लगा और आप एग्जाम देने नहीं गए, तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो 2 साल से इस प्रिपरेशन को कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक यही नहीं पता होता कि अटेम्प्ट काउंट कैसे होता है। अटेम्प्ट काउंट होता है कि आप पेपर में जाके बैठे हो कि नहीं। जैसे हमारे पास पहला पेपर होता है जर्नल स्टडीज का, 2 पेपर होते हैं ना प्रीलिम्स के। पहला पेपर होता है जर्नल स्टडीज का। अगर मान लो आप जर्नल स्टडीज के पेपर में जाके बैठ गए और उस पेपर को देने के बाद आपको लगा कि नहीं यार, सेकंड पेपर मैंने सी सेट वाला देना ही नहीं है, आप एक पेपर में भी बैठ आए ना, तो इसका मतलब है आपका अटेम्प्ट काउंट हो गया। अगर आपने अटेंडेंस शीट के ऊपर जाके सिग्नेचर कर दिए, इट मींस आपका जो अटेम्प्ट है वो काउंट हो गया। फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। इसीलिए मोस्टली आप देखोगे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो फॉर्म फिल कर देते हैं, क्योंकि फॉर्म तो आपका फरवरी के अंदर निकल जाता है। एग्जाम मोस्टली मई के एंड में या फिर जून के स्टार्टिंग में होता है। तो कई बार बंदे को लगता है कि नहीं यार, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, अभी मेरी तैयारी नहीं है, मैंने अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना है। और अटेम्प्ट वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। कई स्टूडेंट्स इस तरीके से भी होते हैं कि यार कोई ना एक बार एग्जाम दे के देख लेते हैं, इट्स ओके, 6 अटेम्प्ट्स हैं हमारे पास। मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आपको 6 अटेम्प्ट्स देने पड़े, दैट इज नॉट माई फंडा आपको बताने का। लेकिन थिंग इज कि एक सेफ साइड आपको लेके चलनी चाहिए। अगर आप जस्ट पेपर को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप इंस्टीट्यूट में आओ। जैसे मान लो संडे को एग्जाम हुआ, आप मंडे को इंस्टीट्यूट में आओ, सेम माहौल हम आपको क्रिएट करके दे देंगे। यहां पे बैठना, सेम वही पेपर को अटेम्प्ट कर लेना और एक्सपीरियंस कर लेना कि क्या चीज होती है। लेकिन उसके लिए अटेम्प्ट्स वेस्ट मत करना, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अटेम्प्ट्स वेस्ट कर लेते हैं जस्ट एक्सपीरियंस करने के लिए। कई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे कि फरवरी 2025 में तैयारी स्टार्ट की है और मान लो जून के अंदर आपका एग्जाम आ गया, वो सोचेंगे चलो थोड़ी बहुत तैयारी तो की है, प्रीलिम्स दे देते हैं। चलो मान लो किस्मत से आपका प्रीलिम्स भी निकल गया, अगर आपकी मेंस की तैयारी नहीं है ना, प्रीलिम्स देने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि प्रीलिम्स के होने के बाद 15-20, अभी 20 दिन के अंदर रिजल्ट आता है। अगर आपने देखा हो यूपीएससी का प्रीलिम्स का, 20 दिन तक तो आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे। उसका कारण है कि एक तो होता है कि प्रीलिम्स हो गया, बंदा थोड़ा सा रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है। एक दिमाग में ना एक अलग ही तरीके की टेंशन भी होती है कि पता नहीं कब रिजल्ट आएगा, क्या बनेगा। कईयों का ये होता है कि मेरे पूरे पूरे से बन रहे हैं, मेरे 90 मार्क्स बन रहे हैं या 95 बन रहे हैं, पता नहीं पिछली बार इतनी चली गई थी कट ऑफ, इस बार कितनी जाएगी। वो थोड़ा सा एक रहता है, जगह जगह पे वो देखेगा कितनी कट ऑफ बता रहे हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। तो वो 20 दिन तो ऐसे निकल जाते हैं। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो प्रीलिम्स, फिर आपकी तैयारी स्टार्ट होती है और वो करते करते 5-7 दिन ऐसे निकल जाएंगे, क्या पढ़ो, एकदम से हड़बड़ाहट सी मच जाती है, आप बोल सकते हो। तो मतलब आपके पास 2-2.5 महीने बचते हैं। उसमें आप बोलो कि मैं मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट करूंगा और मैं 2.5 महीने में जबरदस्त आंसर्स लिखने स्टार्ट कर दूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। ख्वाबों में कर सकते हो, रियलिटी में ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इट इज अ स्किल और स्किल डेवलप करने में ना टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है, मेहनत लगती है, बार बार लिखना पड़ता है, बार बार टीचर से इवेल्युएट करवाना पड़ता है, गलतियां करनी पड़ती हैं, गलतियों से सीखना पड़ता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। सो इस चीज को आप दिमाग में रखोगे। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई कोचिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी सीएससी। क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ही बैठे हुए हैं। तो देखो, एक सिंपल चीज है, ध्यान से सुनना इस बात को। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सुपर इंटेलिजेंट हो और तुम ये जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपको बता रहा हूं, हिस्ट्री में भी एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटी के अंदर आपके पास इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, थोड़ा बहुत कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का भी आ जाता है, राइट, इंडियन गवर्नेंस का आ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस का आ जाता है, करंट अफेयर्स आ जाते हैं। देन ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी। आप किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे हो सकते हो, 2 में अच्छे हो सकते हो, सब में तो नहीं हो सकते हो ना। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि क्या पढ़ना है, ये तो आपको फिर भी सिलेबस बता देगा, लेकिन सिलेबस के अंदर भी तो हर एक चीज बहुत डिटेल में तो नहीं दी होती। अभी तो मैं प्रीलिम्स का सिलेबस दिखाऊंगा,
और फिर खुद सोच के देखना कि कितना डिटेल्स में प्रीलिम्स का सिलेबस दे रखा है। हालांकि मेंस में फिर भी अच्छी खासी डिटेल्स दी होती हैं यूपीएससी की नोटिफिकेशन के अंदर, लेकिन प्रीलिम्स का तो बहुत ही ऊपर ऊपर से बताया होता है। कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? अब जो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं टीचर्स, उन लोगों का 6 साल का, 7 साल का, किसी का 15 साल का कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा। अब उस बंदे ने हर बार का पेपर देखा है, पैटर्न को चेंज होते देखा है, किस फील्ड से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो देखा है, तो वो आपके साथ शेयर कर सकता है। जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये डिस्कशन फिर ही पॉसिबल है अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठे हो। हालांकि आज के टाइम पे थोड़ा बहुत हो गया है कि चलो, जैसे ये हमारी क्लास है ओरिएंटेशन वाली, ये भी आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी, वहां पे अपलोड की जाएगी पब्लिकली, आप बोल सकते हो। लेकिन स्टिल इसके बाद वाली क्लासेस तो नहीं होंगी ना, समझ रहे हो? तो इसलिए कोचिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो 2025 का एग्जाम टारगेट कर रहा है अभी, उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8-9 महीनों में खुद से करना इज लाइक इम्पॉसिबल टारगेट। या तो आप सुपर इंटेलिजेंट हो, फिर तो आप एक्सेप्शनल कैटेगरी में आगे, फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अदरवाइज जरूरत पड़ती है। नोट्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स आपको कंपाइल करके दे दिए जाएंगे, टेस्ट आपको बने बनाए मिल जाएंगे, आंसर राइटिंग आप शुरू से कर सकते हो, इवेल्युएट करवा सकते हो, हर दिन अपने टीचर से मिलते हो, आप अपने डाउट्स उनके सामने रख सकते हो। क्योंकि आई थिंक क्लासेस के अंदर कंफर्टेबल सा माहौल ही होता है। कभी आपको ऐसा तो फील नहीं हुआ होगा कि सर बहुत ही ज्यादा मतलब चीजें थोप रहे हैं और हमें क्वेश्चन पूछने नहीं दे रहे, ऐसा कभी फील हुआ है? नहीं ना। तो मतलब क्या है, वो कंफर्ट जोन आपको हर एक क्लास में मिल जाता है, जो कि आप अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आपके अभी भी होंगे, और अभी नहीं है तो आगे चल के भी होंगे। सो वो हर दिन डाउट्स की क्लैरिफिकेशन के लिए कोचिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर आप कम समय में अच्छा रिजल्ट चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि लंबा समय लेना है जी, कोई चक्कर नहीं मुझे, तो फिर बात अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोस्टली जो रहता है, व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट मेंस आंसर राइटिंग? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कईयों का होता है, स्टूडेंट्स का खास तौर पे, कि सर अभी तो मैंने जस्ट कोचिंग स्टार्ट ही की है, अभी तो एक भी सब्जेक्ट मेरा पूरा नहीं हुआ। मेरा मोस्टली सजेशन होता है, देखो तुम शुरू शुरू में जो आंसर्स लिखोगे ना, कोचिंग स्टार्ट हुई है, क्लास स्टार्ट हुई है, जैसे हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा इससे पहले, है ना, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने आप लगाई होगी एनसीईआरटी की क्लास, वहां पे आपने क्या देखा होगा कि आपने कुछ थोड़ा सा पढ़ा, उसकी आंसर राइटिंग साथ में कर ली, हालांकि बहुत बेसिक था। सो जैसे आज आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, आज मान लो आपको कोई टॉपिक करवाया जा रहा है, मान लो आपकी पॉलिटी की क्लास स्टार्ट होगी, आपको एक टॉपिक करवा दिया गया, उसके ऊपर जाके लिख के देख लो कि आज सर ने ये टॉपिक करवाया है, अगर ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन बन जाए, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको करवाया पहली क्लास में, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि घर पे जाके मैं लिख के देखूं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए, हालांकि आएगा नहीं, मान लो आ जाए, तो आप क्या लिखोगे? सो आंसर राइटिंग पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है। ये निहायती बेवकूफी होती है अगर आप सोचो कि मैं कोचिंग पूरी करूंगा या करूंगी, उसके बाद मैं आंसर राइटिंग करूंगी और मैं जबरदस्त आंसर्स लिख के दिखाऊंगा। जबरदस्त आंसर्स वो लिखते हैं जिन्होंने जबरदस्त प्रैक्टिस की होती है और लंबे समय के लिए प्रैक्टिस की होती है। आप जब भी अपना पहला आंसर लिखोगे ना, उसमें बहुत गलतियां होंगी, दूसरा लिखोगे इवैल्यूएशन के बाद गलतियां थोड़ी सी और कम हो जाएंगी, तीसरा लिखोगे और कम हो जाएंगी, और 10 बातें आपको नहीं पता चलेंगी। सो आंसर राइटिंग तो शुरू से करनी चाहिए, लेकिन आंसर्स की क्वालिटी की जो एनहांसमेंट है वो समय के साथ अपने आप हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, आपके नॉलेज का बेस बढ़ता जाएगा, सो आंसर्स के अंदर भी वो चीज अपने आप ही झलकनी स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो? आपका काम क्या है? क्लासेस लगाना, क्लासेस में जो पढ़ाया है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना, उसको जाके रिवाइज करना, जो टीचर बोल रहा है वो बहुत सोच समझ के आपको बता रहा है, उसको उतनी ही सिंसेरिटी के साथ फॉलो करना। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी क्वालिटी अपने आप आएगी, अगर ना आए तो फिर बताना। देन हाउ टू चूज ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएससी मेंस, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मतलब ये तो ऐसा क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं भी पिछले 6.5-7 साल से पढ़ा रहा हूं, ये ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन ना जनरल स्टडीज की कोचिंग खत्म हो जाती है, स्टिल बच्चों का रहता है।
और कई तो ऐसे भी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि 2 महीने के बाद प्रीलिम्स है और अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि हमारा ऑप्शनल क्या होगा। समझ रहे हो ये चीज? जैसे फॉर एग्जांपल फरवरी में आपके फॉर्म निकल गए, वहां पे बस सुना सुनाया भर दिया, चलो ये भर लेते हैं ऑप्शनल, और ऑप्शनल की अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की है। ऑप्शनल की तैयारी वो सोच रहे हैं प्रीलिम्स हो जाएगा तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं होता है। ऑप्शनल 500 नंबर का आता है, 250 नंबर का ऑप्शनल का एक पेपर होता है, 250 नंबर का दूसरा पेपर होता है, 500 मार्क्स का ऑप्शनल आता है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे, अगर आप देखोगे एसए का पेपर होता है 250 नंबर का मेंस में, 250 नंबर का GS1 होता है, GS2 होता है, 3 होता है एंड 4 होता है। समझ रहे हो? तो मतलब क्या है, वो 5 पेपर हो गए, वो 5 पेपर, हर एक पेपर 250-250 नंबर का है, और यहाँ पे ऑप्शनल भी 250-250 नंबर के 2 पेपर है। ऑप्शनल कैसे चूज करें? तो बड़ा सिंपल ट्रिक है। अगर तो आपके ग्रेजुएशन का कोई सब्जेक्ट, या आप अगर मास्टर्स करके आए हो तो मास्टर्स का कोई सब्जेक्ट आपको यूपीएससी की ऑप्शनल की लिस्ट में देखने को मिल रहा है, और यू आर फीलिंग कंफर्टेबल कि मेरा अच्छा था मास्टर्स में ये सब्जेक्ट, मुझे इंटरेस्ट था इस सब्जेक्ट के अंदर, उसको चूज करो। क्योंकि जिसमें आप मास्टर्स करके आए हो, मास्टर्स का मतलब समझते हो ना, मास्टर्स का मतलब है कि उस सब्जेक्ट की मास्टर्स कर ली है, उसकी अच्छी नॉलेज आपके पास है, फिर तो आप उसको चूज करो। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि नहीं सर, ग्रेजुएशन में तो ऐसे ही चलते चलाए भेड़ चाल में हमने ये फील्ड ले ली थी, फिर एमएससी भी ऐसे ही कर ली। होते हैं, दिस इज द रियलिटी, आप देख लेना अपने आसपास। बट मेरा इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट के अंदर नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये एक्सप्लोर जो करना है ना, अभी करना है। ये एक्सप्लोर दिसंबर के बाद नहीं करना जाके, ये अभी एक्सप्लोर करना है। आज आपके दिमाग में सबसे बड़ी टेंशन ये होनी चाहिए कि मेरा ऑप्शनल क्या होगा, जो कि आप एट लीस्ट, अगर आप अक्टूबर में तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आप एट लीस्ट दिसंबर जनवरी से पहले एक बार ऑप्शनल को पढ़ चुके हो। क्योंकि ऑप्शनल का जो सिलेबस होता है ना, 2.5 से 3 महीने या मैक्सिमम 4 महीने के अंदर कवर हो जाता है आराम से। क्योंकि ऑप्शनल की क्लास भी थोड़ी लंबी लगती है, वो ऐसा नहीं होता कि 1 घंटे की क्लास है, वो 2.5 घंटे या 3 घंटे की क्लास होती है, आप बोल सकते हो। तो इजिली 3 से 4 महीने में कवर हो जाता है। सो ऑप्शनल या तो वो चूज करो जो आपकी ग्रेजुएशन या मास्टर्स में आपके पास था। अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो यहां पे आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शनल्स हैं। जैसे आपके पास पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है। अब पॉलिटिकल साइंस में आता क्या है, अगर आप देखोगे पॉलिटी आता है, जिसके बारे में आपने जनरल स्टडीज में वैसे भी पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपके पास इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं, जो कि वैसे भी आपको जनरल स्टडीज में पढ़ने हैं। यहाँ पे गवर्नेंस आता है, जो कि वैसे भी आपको जनरल स्टडीज में पढ़ना है। यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की मूवमेंट्स आती हैं, जो कि वैसे भी आपको जनरल स्टडीज में पढ़ना है। एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ता है, एक तो पॉलिटिकल थिंकर्स एंड थ्योरीज, जो कि एक पोर्शन है, और एक आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत पोर्शन। तो जैसे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है, तो आप ये देखोगे कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का 50% जो सिलेबस है ना, वो अलाइन करता है किसके साथ, आपकी जर्नल स्टडीज के साथ, जो हर एक बच्चे को पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही हिस्ट्री भी आप चूज कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है तो, ऐसी ज्योग्राफी आप चूज कर सकते हो, ऐसे इकोनॉमी भी चूज कर सकते हो, और एक लंबी लिस्ट है आपके पास। लेकिन उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? उसका सिलेबस देखो। समझ रहे हो? उसका सिलेबस देखो, उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्योंकि अगर आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है मान लो, तो सिलेबस देखो, हिस्ट्री में आपको क्या कुछ पढ़ना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर 2-4 हिस्ट्री की बुक्स उठाओ अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, उन बुक्स को रीड करके देखो, कुछ कुछ टॉपिक्स बीच में से रीड करके देखो, देखो तुम्हारा इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं। तुम्हें अपने आप ही आंसर मिल जाएगा कि इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं। लेकिन ये सारी चीजें ना पहले 1 महीने के अंदर कर लेना। उसके बाद इस चीज के ऊपर मत अटके रहना कि ऑप्शनल क्या चूज करूं, फिर बहुत लेट हो जाएगा काम, वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है हमारे लिए। फिर उसके बाद हमारे पास है व्हाट आर द सोर्सेज फॉर यूपीएससी सीएससी 2025। ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से बेसिक सोर्सेज को आप फॉलो कर सकते हो। वैसे इसकी टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए, ये टेंशन हमारी है।
क्योंकि आप कोचिंग लेने के लिए आए हो, तो दिस इज द टेंशन जो कि इंस्टीट्यूट होल्ड करेगा ऑटोमेटिकली। सो इंस्टीट्यूट आपको बताएगा, टीचर्स आपको बताएंगे आपने क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो उसकी टेंशन आप मत लेना। देन हाउ मेनी आवर्स वन शुड स्टडी टू क्वालिफाई, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है और बहुत बड़ी मिथ है। लोगों को लगता है कि ना 12 15 16 घंटे पढ़ना पड़ता है, और इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। तुम थोड़ा कैलकुलेट करके देखना, वैसे 12 15 16 घंटे बहुत ज्यादा लगता है, इतना टाइम कौन पढ़ेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन मास्टर्स में कोई इतना पढ़ता नहीं है। हम सबको पता है ग्रेजुएशन में क्या होता है, आप रूटीन में क्लासेस लगाते हो, कोई जो स्टूडेंट होगा जो घर पे जाके उसको रिवाइज कर रहा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, पेपर से 2 महीने पहले या कई तो ऐसे भी होते हैं 15 दिन पहले बुक्स को उठाया जाता है, पढ़ लिया जाता है, पेपर दे दिया जाता है, पेपर देने के बाद खत्म। समझ रहे हो? तो मतलब यहां पे रूटीन में आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन रूटीन में कितना पढ़ना है दैट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। ध्यान से देखो, 2 क्लासेस तो तुम्हारी मिनिमम यहाँ पे लगेंगी और 1.5 घंटे की कम से कम एक क्लास होती है, तो 3 घंटे तो तुम यहीं पे पढ़ रहे हो, ये भी तो तुम्हारा पढ़ना ही है। अब 3 घंटे यहाँ पे पढ़ के गए, 3 घंटे में जो पढ़ा उसको रिवाइज करने में 2 से 3 घंटे तुम्हें लगेंगे। शुरू शुरू में हो सकता है 3.5 घंटे भी लग जाए उसी को रिवाइज करने में। सो 3 और 3 6 तो यही हो गए। इसके अलावा तुम्हें न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, शुरू शुरू में 1 1.5 घंटा तुम्हारा न्यूज़पेपर में चला जाता है। कोई आसपास का करंट अफेयर कोई मैगजीन पढ़ने लग गए, उसमें 1 घंटा निकल गया, अरे 8 9 घंटे ऐसे ही हो जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सो कभी भी ऐसा मत करना कैलकुलेट करने बैठ जाओ आज मैंने इतने घंटे पढ़ा। अगर कैलकुलेट करना है तो अपनी क्वालिटी को कैलकुलेट करना कि आज जो मैंने पढ़ा क्या वो मुझे समझ आया, आज जो मैंने पढ़ा क्या वो मुझे याद है। मैं मोस्टली ये करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिन के अंदर कुछ भी पढ़ा तो सोने से पहले ना 10 मिनट लगाता हूं, आंखें बंद करके लेट जाओ, सुबह से लेके शाम तक जो पढ़ा था ना एक बार जल्दी 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 आंखों के आगे से निकाल दो। अगर तो निकल रहा है इट मीन्स तुम्हें याद है, और अगर नहीं निकल रहा इट मीन्स तुमने पढ़ा बट वो सब ऊपर से गया। सो जो भी पढ़ो ऐसे पढ़ो कि लंबे समय तक याद रहे, और वो तो रिवीजन तो आपको बाद में करनी ही पड़ेगी, विदाउट रिवीजन तो कुछ पॉसिबल नहीं आप बोल सकते हो, राइट। सो आवर्स वगैरह कैलकुलेट मत करना, ये बेवकूफी होती है। ऐसे वो तो 10 घंटे पढ़ता है, मैं तो 6 घंटे पढ़ पा रहा हूं, हो सकता है तुम्हारी कैपेसिटी उससे ज्यादा हो, तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो ये कंपैरिजन मत करना। और ना ही किसी से पूछना, एक तो मैं सुजेशन भी देता हूं, अपने आसपास वाले जो भी आपके दोस्त होंगे ना, किसी से पूछना मत कितने घंटे पढ़ते हो, क्योंकि सामने वाला कभी आपको सच नहीं बताएगा, इसकी गारंटी भी मैं देता हूं। वो हमेशा सोचेगा ये कितना का पढ़ता होगा, उससे 2 घंटे ज्यादा बताता हूं। तुम खुद ही डिमोटिवेट हो जाओगे पूछने के चक्कर में, तो ये चक्कर में मत पढ़ना। देन हु कैन क्वालिफाई यूपीएससी एग्जामिनेशन, कौन क्वालिफाई कर सकता है इस एग्जामिनेशन को? बड़ा सिंपल है, जो रूटीन में क्लासेस लगा सकता है और क्लासेस में जो करवाया जा रहा है उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। ऐसा नहीं टीचर बोल रहे आप चुप करके बैठे हो, यहां पे वो सरकारी स्कूल वाला सिस्टम तो है नहीं, आप बोल सकते हो कि टीचर ने बोला बाकी अपनी बुक्स खोल के बैठ जाओ, इट इज नॉट लाइक दैट। और ये वैसे वर्क भी नहीं करेगा, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, डायलॉग में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि जब ये डायलॉग होता है, डिस्कोर्स होता है, आप बोल सकते हो, तो आप भी सीखते हो, सामने वाला भी कुछ नया आपको आउटपुट दे सकता है और कुछ सीख सकता है, आप बोल सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्लास में इन्वॉल्व होना है, क्लास में अटेंडेंस नहीं इन्वॉल्वमेंट चाहिए, फिर घर पे जाके रिवीजन चाहिए, और हर एक टेस्ट आप अटेम्प्ट करो वो चाहिए। और अगर टीचर ने कुछ बोला है उसको आप जाके करो सिंसेरिटी के साथ, वो चाहिए। अगर इतना कर सकते हो देन यू कैन क्वालिफाई द एग्जामिनेशन क्वाइट इजिली। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका एग्जाम निकल जाएगा, इट इज लाइक दैट। मतलब करते करते, क्योंकि ना ये जो महीने होते हैं आपने भी फील किया होगा, बहुत जल्दी निकल जाते हैं जब आप किसी काम में इन्वॉल्व होते हो। जब आप बहुत वेले हो ना,
तब नहीं टाइम निकलता, अदरवाइज टाइम भागता है, आप पकड़ने की कोशिश करते हो कि भाई रुक जा थोड़ा, लेकिन वो रुकता नहीं, आप बोल सकते हो। सो इट इज लाइक दैट। सो इन्वॉल्व रहो, उससे आप कभी बोर फील नहीं करोगे, आप रोज कुछ सीखोगे। शाम को बैठ के 2 मिनट मतलब ख्वाब देख लो कि आज मैंने यार ये सीखा, मुझे नहीं पता था, आज मैंने ये सीख लिया, ये मुझे नहीं पता था। तो हर दिन आपका जो इंटेलेक्ट है वो इंप्रूव होता जाएगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये तो हो गए कुछ बेसिक क्वेश्चंस। अब आते हैं हमारे एग्जामिनेशन के ऊपर कि क्या पैटर्न रहता है, किस किस तरीके से हमारा एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाता है। आप शॉर्ट में अपने नोट्स के ऊपर लिख भी सकते हो, जो कि अगर किसी को नहीं पता है तो आपके दिमाग में ये बात ना याद रहे, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि एग्जाम का कंडक्ट किस तरीके से होता है तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। सो यहाँ पे अगर हम स्टेप 1 की बात करें तो हमारे पास आता है प्रीलिम्स। सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या है? प्रीलिम्स, जो कि मई के लास्ट में या फिर जून के स्टार्टिंग में हो जाता है। तो मतलब मई जून, ये 2 महीने हैं जिसके अंदर यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स हो जाता है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो प्रीलिम्स के अंदर 2 पेपर होते हैं। एक तो आपके पास जर्नल स्टडीज का पेपर होता है, और दूसरा आपके पास सी सेट का पेपर होता है। 2 पेपर होते हैं। जर्नल स्टडीज वाला जो आपका पेपर है ये मॉर्निंग में होता है, और ये वाला पेपर आपका इवनिंग में होता है। जर्नल स्टडीज वाला जो पेपर है ये भी आपके पास 200 मार्क्स का रहता है, और ये वाला पेपर भी आपका 200 मार्क्स का रहता है। इसके ऊपर हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। अगर इसको डिटेल डिस्कशन हम करना चाहें कि इन पेपर्स में क्या क्या रहेगा, तो इस स्लाइड को देखो जरा, बहुत अच्छे से बताया गया है। जर्नल स्टडीज वाला पेपर अगर आप देखोगे उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं आपके पास? 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल। और इन 100 क्वेश्चंस को कितने टाइम में आपने कंप्लीट करना होता है? तो आपके पास होते हैं सही 120 मिनट। अब 120 मिनट में अगर तुम देखोगे ना, तो 20 मिनट तो ऐसे ही तुम्हारे इधर उधर ये सिग्नेचर करवाने वाले आ गए, ये मोहर लगाने वाले आ गए, ये अटेंडेंस वाले आ गए, उसमें निकल जाते हैं। आपके पास मतलब मोटा मोटा 110 मिनट या 100 मिनट बचता है। सो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट बहुत होता है। कई क्वेश्चंस तो ऐसे भी होते हैं आप 3-4 सेकंड में सॉल्व कर देते हो। अच्छा, इस 1 मिनट में आपने क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, साथ ही साथ जो ओएमआर शीट होती है ना, उसके ऊपर वो गोले जो है वो भी फिलअप करना है। और वो भी अच्छे से फिलअप करना है, क्योंकि अगर वो अच्छे से फिलअप नहीं किया तो आपका क्वेश्चन चाहे सही हो, वो चेक नहीं होगा, फिर वो गलत काउंट कर लिया जाएगा या गड़बड़ हो सकती है। तो उसको भी बड़ी सिंसेरिटी के साथ करना है। देन टोटल मार्क्स हमारे पास कितने हैं? 200। तो मतलब 100 क्वेश्चन है और टोटल मार्क्स है 200। इट मींस हर एक जो आपका क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। अच्छा, यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी तो होती है। नेगेटिव मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखो, अगर तुमने एक क्वेश्चन सही किया तो तुम्हें कितने मार्क्स मिलेंगे? 2। और अगर तुमने एक क्वेश्चन गलत किया तो तुम्हारे कितने मार्क्स कटेंगे? 0.66। क्योंकि यहां पे नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3। सही के लिए अगर 2 नंबर मिल रहे हैं तो गलत के लिए उसका तीसरा हिस्सा कटेगा, दैट इज 0.66। अब ध्यान से देखना, अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया फिर कोई नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि कईयों को यह भी लग रहा होता है कि सर अगर क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ना किया तो क्या उसका नंबर कट जाएगा? नहीं, अगर आपने ओएमआर वाला वो खाली छोड़ दिया तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। अगर गलत हुआ तो आपका 0.66 कटेगा। एज सिंपल एज दैट। तो मतलब सही के लिए 2 नंबर मिलते हैं, गलत के लिए 0.66 कटते हैं। अगर आप देखोगे ना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, बहुत बड़ी नहीं है। इस चीज को दिमाग में रखना। सो इट इज इंपॉर्टेंट। मान लो आपने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो कितने नंबर कटेंगे? कितने नंबर कटेंगे अगर आपने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए? तो मैक्सिमम इतने, इससे ज्यादा तो नहीं कटेंगे, आप बोल सकते हो। सो मतलब ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बोल सकते हो। थोड़ा सा सोच समझ के इसको अटेम्प्ट करना। नेगेटिव मार्किंग से डरना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कितनी नेगेटिव मार्किंग है। दूसरा जो आपके पास सी सेट का एग्जाम है, अगर इसको देखो तो सी सेट के पेपर में आपके पास 100 क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसमें आपके पास सिर्फ आते हैं 80 क्वेश्चन। सी सेट का जो दूसरा पेपर होता है जो इवनिंग में होता है, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? 80। और कितना टाइम आपके पास होता है? तो 2 घंटे का टाइम आपके पास रहता है। टाइम सेम है, क्वेश्चंस है 80, क्वेश्चंस कम हो गए।
और मार्क्स कितने रहते हैं? मार्क्स भी सेम है 200, 80 क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स कितने हैं? 200। तो मतलब पर क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2.5 मार्क्स, 2.5। तो मतलब यहां पे अगर तुम एक क्वेश्चन सही करोगे तो तुम्हें मिलेंगे 2.5 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग यहां पे भी है सेम 1/3। अब 2 का 1/3 क्या होता है? 0.66। 2.5 का 1/3 क्या होगा? 0.83। तो यहां पे अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके कितने नंबर कटेंगे? 0.83। वैसे इसकी टेंशन मत लेना, ये तुम्हारी प्रिपरेशन हम यहीं पे करवा देते हैं, क्योंकि जो आपके वीकली टेस्ट होते हैं ना, उसमें ये सेम पैटर्न हम फॉलो करते हैं। हम नेगेटिव मार्किंग हमेशा रखते हैं, हमेशा, चाहे आपका पहला टेस्ट हो, दूसरा टेस्ट हो, एनीथिंग, शुरू से आपको इस चीज के लिए तैयार किया जाता है। अब एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये जो सी सेट का पेपर है ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। जैसे छोटी क्लासेस में नहीं होता था, एक कंप्यूटर का आपके पास सब्जेक्ट रहेगा जो जस्ट क्वालिफाई करना है, या एनवायरमेंट का सब्जेक्ट रहेगा जस्ट क्वालिफाई करना है। तो ये जो सी सेट का पेपर है, ये भी क्या है? क्वालिफाइंग है। क्वालिफाई करने के लिए कम से कम कितने मार्क्स चाहिए आपको? 33%। ध्यान से देखो, टोटल मार्क्स है 200, उसके 33% मार्क्स भी अगर आपके आ जाते हैं कट कटा के फाइनल, तो आपका पेपर ये क्वालिफाई हो जाएगा। तो मतलब 200 में से कितने नंबर लेने हैं? 66 नंबर लेने हैं आपने। 200 में से 66 नंबर लेने हैं अगर आप सी सेट को क्वालिफाई करना चाहते हो। जस्ट क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आपकी लिस्ट के अंदर काउंट नहीं होते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वालिफाई ना हुआ तो आपका पहला पेपर चेक ही नहीं होता। पेपर पहले ये होता है, बाद में ये होता है, लेकिन जब चेक करने की बारी आती है ना, पहले आपका सी सेट का पेपर चेक होगा। अगर तो आपके 33% मार्क्स आ गए, फिर तो आपका जर्नल स्टडीज का पेपर चेक किया जाएगा। अगर नहीं आए तो जर्नल स्टडीज का पेपर चेक ही नहीं होगा। चाहे आपके जर्नल स्टडीज में 140 नंबर बन रहे हो और कट ऑफ गई हो 90, कोई फायदा नहीं है। ये क्वालिफाई करोगे तो चेक होगा, ये क्वालिफाई नहीं करोगे तो चेक नहीं होगा। और पता क्या है, 2023 के अंदर अगर आपने देखा हो, इस बार तो नहीं, 2023 के अंदर ना इन्होंने सी सेट का पेपर बड़ा टफ दे दिया था। पूरे देश में हल्ला मचा हुआ था, खासतौर पे दिल्ली के अंदर। स्टूडेंट्स धरने के ऊपर बैठे हुए थे, इंस्टीट्यूट धरने के ऊपर बैठे हुए थे कि भाई इतना टफ एग्जामिनेशन तुमने क्यों कर दिया सी सेट। सी सेट इज जस्ट टू चेक योर बेसिक एबिलिटीज, बेसिक एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल स्किल्स, बेसिक्स। और आपने जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जैसे आईआईटी का पेपर हो। तो जो सी सेट है वो थोड़ा सा टफ कर दिया था यूपीएससी ने 2023 के अंदर। इस बार भी ठीक ठाक था, इजी तो नहीं बोल सकते, ठीक ठाक था। तो मतलब पहले एक समय होता था, आप बोल सकते हो 2023 से पहले, कि सी सेट ऐसे निकल जाता था आराम से। अभी नहीं निकलता है। सी सेट की तैयारी करनी पड़ती है और बहुत अच्छे से करनी पड़ती है। मान लो आप जनरल स्टडीज में बहुत अच्छे हो लेकिन सी सेट में नहीं हो, गड़बड़ है। जर्नल स्टडीज आपको कहीं नहीं ले जा पाएंगी अगर आपका सी सेट क्वालिफाई नहीं हुआ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपने दिमाग में रखना है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। 2 पेपर होंगे, ये क्वालिफाई होगा तो दूसरा चेक होगा। अब दूसरे के अंदर कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे आपको मेंस लिखने के लिए? क्योंकि जो आपकी लिस्ट बनती है कि कौन कौन मेंस लिखेगा, वो सिर्फ इन 200 नंबरों में बनती है, वो तो क्वालिफाइंग है। कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे तो उसका भी हमारे पास एक आंसर है। इस डाटा को ध्यान से देखो, ये डाटा है पिछले 5 साल का, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। आप जिस भी कैटेगरी में लाई करते हो वहां का देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जर्नल कैटेगरी का अगर मैं देखूं, 2019 में अगर किसी जर्नल कैटेगरी के कैंडिडेट के 200 में से 98 नंबर आए हैं ना, उसका क्वालिफाई है प्रीलिम्स, वो लिखेगा मेंस। 2020 में कम हो गए, 92.51 हो गए। 2021 में और कम हो गए, 87.54 हो गए। 2022 के अंदर थोड़े से बड़े, 88.22। देन 2023 की कट ऑफ देखो बहुत कम है, कितनी है? 75.41। 75 मार्क्स, 200 में से 75 मार्क्स। इसका कारण क्या था? 2023 का पेपर बड़ा सरप्राइजिंग था।
पूरा एक तरीके से ढांचा से ही बदल दिया आप बोल सकते हो यूपीएससी ने 2023 जनरल स्टडीज के प्रीलिम्स का भी और जर्नल्स आपके जो प्रीलिम्स के सी सेट का भी आप बोल सकते हो। समझ रहे हो? अगर आप ओबीसी के लिए देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली सेम सा ही रहता है, बस थोड़े थोड़े कम होते हैं मार्क्स अगर आप देखोगे। ठीक है, तो वहां पे अगर आप यहां पे अगर आप गौर करो 2021 के अंदर 89.12, क्योंकि ये कैटेगरी है ना, सो कैटेगरी के अंदर अलग तरीके की कट ऑफ आपके पास रहती है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अगर कोई आता है तो उनकी भी अलग से कट ऑफ बनती है। सो आप क्वालिफाई कर पाओगे इस एग्जामिनेशन को कि नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन आपकी कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जा रही है। और कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं है, 75 मार्क्स अगर आप देखो 2023 में फॉर जनरल बहुत ज्यादा नहीं है। अगर किसी ने अच्छे से प्रैक्टिस की है ना और अच्छे से पढ़ा है तो वो क्वालिफाई इसको कर सकता है, कोई ज्यादा झंझट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने दिखावा ज्यादा किया है पढ़ने का और पढ़ा कम है एक्चुअल में, हार्ड वर्क का दिखावा ज्यादा किया है एक्चुअल में कम किया है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सो उसको उससे थोड़ा सा बचना है। अपने आप को ना, हमें पता नहीं चलता है कई बार ना, हमें लगता है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें पता नहीं चलता कई बार कि हम कहीं पे कोई ना कोई गलती कर रहे होते हैं। सो अपना इवेल्युएशन अपने टीचर्स से ना समय समय पे करवाते रहना। और बेस्ट इवेल्युएशन का तरीका होता है टेस्ट देना। अगर मान लो प्रीलिम्स से पहले 2 महीने पहले तुमने टेस्ट सीरीज, यहाँ पे तुम्हारी तो बीच में इंक्लूडेड ही होती है कोचिंग के अंदर, तुम टेस्ट सीरीज दे रहे हो, 2 महीने के लिए टेस्ट दे रहे हो और हर टेस्ट में तुम बहुत अच्छे नंबर ले रहे हो, इट मींस तुम वहां पे भी अच्छे नंबर ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे भी जो टेस्ट तुम्हारे पास आता है वो हम जो आपके टीचर्स हैं हम नहीं बनाते हैं, वो ऐसा बंदा बनाएगा जैसे हमारा मोस्टली बन के आता है, जैसे शिमला से बन के आ गया या कहीं और से बन के आता है आप बोल सकते हो। क्योंकि टीचर्स कहीं ना कई बार आप बोल सकते हो ना बायसनेस हो जाती है कि अच्छा ये चीज डाल देते हैं, ये इट्स नॉट वर्क लाइक दैट। आप बोल सकते हो बाहर से आता है आपका, जो यहाँ पे भी टेस्ट सीरीज होता है ना, वीकली टेस्ट हम लोग बनाते हैं लेकिन दूसरा टेस्ट बाहर से आता है। सो वो आपके लिए ऑलरेडी सरप्राइजिंग। अच्छा एक चीज और, आपने मान लो 50 टेस्ट दे दिए प्रीलिम्स के पेपर से पहले, आपने 50 सरप्राइजेस आपको मिल गए, हर बार कोई नया सरप्राइज, आप हैबिचुअल हो जाते हो, आपको अब वो सरप्राइज नहीं लगता। जब आप एक्चुअल में एग्जामिनेशन में जाके बैठोगे ना, आपको लगेगा ये एक और दिन ही तो है, ये जो हम टेस्ट सीरीज का एक नेक्स्ट डे है, इट्स ओके। और आप ना कंफर्टेबल होके उसको सॉल्व करोगे, और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, वो जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, घर पे आके ना ऐसे सॉल्व हो जाता है। होता है कि नहीं है सर? कभी भी देखना, तुमने ग्रेजुएशन के एग्जाम तो दिए होंगे, होता है ना यार ये भी लिख सकता था, वो घर पे आके याद आता है, क्योंकि घर पे आके तुम हो जाती हो रिलैक्स और पेपर में तुम्हारी होती है स्ट्रेस बहुत ज्यादा। सो इसीलिए इतने आपकी टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाती हैं, जो कि आप मतलब स्ट्रेस वाले मामले से बाहर निकल सको, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो फिर आप जाते हो सेकंड स्टेज के अंदर। सेकंड स्टेज आपके पास आती है मेंस। अब मेंस की मैं थोड़ी सी तुम्हें क्लैरिटी देना चाहता हूं, जो कि तुम्हारे दिमाग में चीज रहे कि कौन कौन से पेपर्स है। वैसे इसको हम कल की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि मेंस में क्या क्या चीज रहेगी। सो अगर आप मेंस में देखोगे आपके पास अलग अलग एग्जामिनेशन है। सबसे पहले जैसे इस बार जैसे एग्जाम कंडक्ट हुआ मैं वैसे लिखता हूं। सबसे पहले आपके पास आता है एसए का पेपर। एसए के पेपर के अंदर ना आपने 3 घंटे में सिर्फ 2 एसए लिखने होते हैं। 3 घंटे 2 एसए। एक एसए की मैक्सिमम लिमिट हो सकती है 1200 वर्ड्स, 1200 वर्ड्स, 1000 to 1200 वर्ड्स। 2 एसए लिखने हैं सिर्फ, आपके पास 3 घंटे हैं और 250 मार्क्स का पेपर है आपका। इसके बाद आपके पास आता है जर्नल स्टडीज 1। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। फिर आपके पास आता है जर्नल स्टडीज 2। ये सारे सब्जेक्टिव पेपर है, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कोई एमसीक्यू नहीं आते, सब सब्जेक्टिव है। एमसीक्यू वाला आपका पहले निकल गया, प्रीलिम्स वाला। देन जर्नल स्टडीज पेपर 3 एंड जर्नल स्टडीज पेपर 4। ये दोनों एक ही दिन कंडक्ट होते हैं और ये दोनों एक ही दिन कंडक्ट होते हैं। मॉर्निंग में जर्नल स्टडीज 1 होता है, इवनिंग में जर्नल स्टडीज 2 होता है। अब ध्यान से सोच के देखो, 3 घंटे सुबह लिखना है और 3 घंटे शाम को भी लिखना है, और जो स्ट्रेस है वो अलग है। यहां पे भी 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को, ये एक दिन में एक ही पेपर होता है। मॉर्निंग में निपट जाता है, 9 बजे से लेके निपट जाता है आराम से। ऐसे वाले की इतनी टेंशन नहीं होती आपको।
देन उसके बाद आपके पास दो पेपर आते हैं लैंग्वेज के। वन इज लैंग्वेज 1 जो कि आपके पास रहता है इंग्लिश, और दूसरा आपके पास है लैंग्वेज 2 जो कि आप चूज कर सकते हो। आपके पास लंबी लिस्ट होती है। पंजाबी आपकी अगर लोकल लैंग्वेज है उसमें लिख सकते हो, अगर हिंदी आपने करना है हिंदी कर सकते हो, मोस्टली स्टूडेंट हिंदी करते हैं। अगर उर्दू करना है उर्दू कर सकते हो। जो भी वहां पे लंबी लिस्ट दी गई होती है आपकी हर एक रीजनल लैंग्वेज उसमें कवर हो जाएगी, तमिल भी होगी, तेलुगु भी होगी, हर एक होगी आप बोल सकते हो। सो यहाँ पे दूसरी जो भी आप चूज करो, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज होगी, जैसे मान लो हमने यहाँ पे चूज कर ली हिंदी। इट इज नॉट कंपल्सरी कि हिंदी रखो आप, इट इज नॉट कंपल्सरी। इंग्लिश इज कंपल्सरी, हिंदी इज नॉट। ये दोनों जो आपके पेपर है ना ये भी क्वालिफाइंग होते हैं। लैंग्वेज पेपर्स आर क्वालिफाइंग, इसके मार्क्स मेंस के मार्क्स में काउंट नहीं होते हैं। लेकिन ये दो पेपर होते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में, ये भी एक दिन में निपट जाता है। और लास्ट आपके पास आता है ऑप्शनल। अब ऑप्शनल के भी आपके पास ना दो पेपर है, ऑप्शनल का पेपर 1 और ऑप्शनल का पेपर 2। मॉर्निंग में ऑप्शनल का पेपर 1 होता है और इवनिंग में ऑप्शनल का पेपर 2 होता है। इस बार पता कैसे हुआ था? फ्राइडे को हुआ एसए का पेपर, सैटरडे को हुआ GS1 GS2, संडे को हुआ GS3 GS4। पूरा हफ्ता बीता, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे अगेन सैटरडे। सैटरडे को आपके पास हुआ अगले सैटरडे लैंग्वेज के पेपर, और संडे को आपको ये दोनों पेपर देखने को मिले। तो ये तीनों तो लगातार हो रहे हैं। फ्राइडे भी एक पेपर है, सैटरडे दो पेपर है, संडे दो पेपर है, फिर बीच में 4-5 दिन का गैप है। फिर सैटरडे को लैंग्वेज के दोनों पेपर और फिर संडे के दिन आपके पास ऑप्शनल के दोनों पेपर। तो टोटल अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एग्जाम होते हैं मेंस के जिसमें आपने लिखना है, और हर एक में आपको 3 घंटे मिलते हैं लिखने के लिए। समझ रहे हो? बाकी इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर यहां पे अगर आप देखो आपके कट ऑफ क्लियर कर लेते हो आप, जो मिनिमम उन्होंने क्राइटेरिया रखा होता है कि उतना क्वालिफाई अगर आप कर लेते हो, जो कि हर साल वेरी करता है आप बोल सकते हो, सो वो अगर आप कर लेते हो तो फिर आप जाओगे कहां पे? थर्ड स्टेज पे, दैट इज पर्सनैलिटी टेस्ट, पीटी। दैट इज पर्सनैलिटी टेस्ट, जहां पे आपका एक तरीके से इंटरव्यू की तरह इंटरव्यू होगा या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, मतलब बातचीत होगी आपकी सीधी। कुछ लिखना नहीं है, कोई एमसीक्यू नहीं है, नथिंग लाइक दैट। आपके सामने बोर्ड मेंबर्स बैठे होंगे, सामने आप बैठोगे चेयर के ऊपर, वो क्वेश्चंस पूछेंगे ऑरली, आप आंसर्स करोगे ऑरली। वो इंटरव्यू जो होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, हो सकता है 15 मिनट चले, हो सकता है 20 मिनट चले, हो सकता है आप में ज्यादा इंटरेस्ट उनको आ जाए तो 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे भी चल सकता है। इट इज क्वाइट पॉसिबल। जैसे अगर उनको मजा आ रहा है आपके साथ बात करके, एंगेज करके, और वो देख रहे हैं कि आप कंफर्टेबल हो बातचीत करने में, और वो आपको और जानना चाहते हैं, तो वो कितना भी हो, देयर इज नो लिमिट, नॉट मिनिमम नॉट मैक्सिमम। समझ रहे हो? और जब आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हो जाएगा उसके अप्रोक्सीमेटली, जब सबके, क्योंकि अलग अलग डेट को होते हैं ना, सबके खत्म हो जाते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 महीने के अंदर फाइनल रिजल्ट आता है, जिसमें मेंस में आपने कितने नंबर लिए हैं एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज पेपर्स, एंड पर्सनैलिटी में आपने कितने नंबर्स लिए हैं, उन दोनों को काउंट करके टोटल आपका बनता है। फिर डिसाइड होता है कि आप कोई रैंक अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर इसमें कोई आपको लग रहा है कि सर ये मुझे समझ नहीं आया या इसके बाद क्या होगा, देन यू कैन आस्क। बड़ा बेसिक्स है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जिस मैदान में जा रहे हो युद्ध करने के लिए, वो मैदान कैसा है। अगर आपने कभी देखा हो कोई सिंगर है, उसकी परफॉर्मेंस है, वो एक दिन पहले वहां पे रिहर्सल करके देखते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि वो सीधा स्टेज के ऊपर जाके चढ़ जाएंगे। आपको पहले पता होना चाहिए ये स्टेज है कैसा। और ध्यान से देखो, जून के अंदर मान लो आपका प्रीलिम्स हुआ, सितंबर के अंदर जाके आपके ये एग्जाम्स होते हैं। अभी सितंबर निकला तभी मैं आपको बता रहा हूं, सितंबर में जाके ये एग्जाम्स होते हैं। आपका रिजल्ट आएगा नवंबर के लास्ट तक या दिसंबर के शुरू तक, दिसंबर नवंबर में रिजल्ट आपका आता है मेंस का। फिर आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक भी इंटरव्यूज आपके चल जाते हैं।
और मई में जाके आपका रिजल्ट आता है जस्ट बिफोर द नेक्स्ट प्रीलिम्स, जस्ट बिफोर द नेक्स्ट प्रीलिम्स। तभी बोल देते हैं कि इसमें एक बार आप घुसे तो साल लग जाता है, समझ रहे हो? तो बहुत ही अच्छे से तैयारी के साथ मैदान में उतरना, जो कि तुम्हें दूसरे वाला प्रीलिम्स के बारे में सोचना ना पड़े, क्योंकि जो आपका पहला अटेम्प्ट होता है ना, ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव वाला अटेम्प्ट होता है। इसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, सबसे ज्यादा चांसेस, क्योंकि आप फ्रेश हो, आप फेड अप नहीं हुए हो, आपको कोई प्रेशर नहीं है, नथिंग लाइक दैट। जो फ्रेश माइंड है ना, वो ऑलवेज आप बोल सकते हो डोमिनेट करता है, समझ रहे हो? सो इस चीज को अपने दिमाग में रखना, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, दैट इज सिलेबस। इसको आप लिख सकते हो। वैसे तो आई थिंक आपको बुकलेट मिली होगी सिलेबस की, नहीं मिली है तो आफ्टर क्लास आपको मिल जाएगी। अगर आप लिखना चाहते हो देन यू कैन राइट इट डाउन, अदरवाइज आपको आफ्टर क्लास वो मिल जाएगी। वैसे तो दे देते हैं पहले, लेकिन अभी रहेगी होगी तो आपको आफ्टर क्लास मिल जाएगी पूरी वो बुकलेट। सिलेबस में देखो, प्रीलिम्स के सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं, और जरा गौर करना कि यूपीएससी ने क्या बताया। ये मैंने नहीं लिखा है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग नहीं है, ये यूपीएससी की नोटिफिकेशन से सीधा उठाया हुआ है, एज इट इज, नो चेंज। जर्नल स्टडीज का जो आपका पेपर होता है प्रीलिम्स के अंदर, उसमें देखो क्या सिलेबस उन्होंने हमें लिख के दिया कि प्रीलिम्स में कहां से क्वेश्चन पूछेंगे। नंबर 1, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसको हम बोल देते हैं करंट अफेयर्स। सो नॉट जस्ट नेशनल करंट अफेयर्स बट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एज वेल। जैसे इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन था कि भाई बुर्किना फासो करके, माले करके, ये कुछ कंट्रीज हैं, कहां पे? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे। यहां पे रिसेंटली मिलिट्री कू हुआ है। मिलिट्री कू मतलब वहां की जो आर्मी थी उन्होंने गवर्नमेंट को निकाल दिया और खुद सारी पावर को अपने कब्जे में कर लिया। क्या स्टेटमेंट ये सही है? स्टेटमेंट वाज करेक्ट। ये कहां से आया क्वेश्चन? इंटरनेशनल अफेयर्स में। सो आपको लगे कि यूएसए के अंदर कोई हलचल हो रही है, मेक्सिको के अंदर कोई हलचल हो रही है, वेनेजुएला के ऊपर क्वेश्चन इस बार पूछा हुआ था, आपको लगे कि वहां हो रही है, ओके मैंने क्या करना? नहीं। आपको ना जो न्यूज़पेपर के अंदर वर्ल्ड वाला पेज आता है ना, अलग से एक पेज होता है वर्ल्ड वाला, वो जरूर पढ़ना होता है। यूपीएससी उसके ऊपर प्रीलिम्स में खास तौर पे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछता है, और इस बार बड़े क्वेश्चन आए हुए थे उस चीज के ऊपर। और जो वैसे करंट अफेयर्स आपके नेशनल लेवल पे होते हैं, सरकार क्या स्कीम लेके आ रही है, क्या स्पोर्ट्स के इवेंट हो रहे हैं, उसके ऊपर तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स। अब उसमें कितनी डेप्थ तक जाना है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ये आपको कौन बताएगा? आपका टीचर। क्या छोड़ना है, कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, कौन बताएगा? आपका टीचर। यही चीज सेल्फ लेवल पे पता नहीं चलती, जब तक पता चलती है 1-2 अटेम्प्ट्स निकल चुके होते हैं। देन उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडिया की हिस्ट्री। अब इंडिया की हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो एंशियंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, साथ ही साथ नेशनल मूवमेंट, मतलब ये जो इंडिपेंडेंस की मूवमेंट हमारे यहां पे चली है, कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री। देन उसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडिया की ज्योग्राफी भी पढ़नी है, वर्ल्ड की भी पढ़नी है। पढ़ना क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, सोशल ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़नी है। दिस इज इंपॉर्टेंट। देन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, वही बात वहां पे लिखी हुई है, सेम चीज वो रिपीट होगी। सो यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये दोनों पढ़नी है आपने, वर्ल्ड की भी और इंडिया की भी। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन, जैसे इस बार मैंने बोला वेनेजुएला के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, वहां पे एक स्टेटमेंट थी। अच्छा, 2 स्टेटमेंट्स बताता हूं, 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था कि वेनेजुएला में सबसे ज्यादा ऑयल के रिजर्व्स मिलते हैं। दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। वेनेजुएला में ना बड़ी डिस्टर्बेंस चल रही थी, इसलिए वेनेजुएला की ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि दुनिया में सबसे लंबा जो लैंड बॉर्डर है वो कौन सा है। नीचे आपको ऑप्शंस दी गए थे, 5 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है सॉल्व करने के लिए। करेक्ट आंसर वाज कनाडा एंड यूएसए का जो बॉर्डर है, ये दुनिया का सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है। अब ये क्या है? वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड में भी कौन सा? वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। सो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आसान होते हैं, क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं।
मैटर करता है कि आपने पढ़ा है वो वाला टॉपिक कि नहीं पढ़ा है, तो वहां से क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। देन उसके बाद अगर आप देखोगे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब सरकार की वर्किंग किस तरीके से चल रही है। इंडियन पॉलिटी में खास तौर पे बेटा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, खास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और कॉन्स्टिट्यूशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में याद रखना। सो कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज एक्सेट्रा। अब जब एक्सेट्रा लिख देते हैं तो उसमें तो सब कुछ ही आ जाएगा। सो इसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स आ रही हैं, कुछ नए मिशंस आ रहे हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए, आप बोल सकते हो। देन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा, मतलब इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। जब मैंने बोल दिया ना अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, मतलब मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहा हूं। इसके ऊपर प्रीलिम्स में अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, 12, 15, 17, 20 तक भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम्स, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए स्कीम्स जो सरकार की आती हैं, जो इनिशिएटिव्स आते हैं। अच्छा, बैंकिंग के अंदर आरबीआई ने कोई मिशन लॉन्च कर दिया, या बेसिक बैंकिंग के बारे में जो आप क्लासेस में पढ़ोगे इंडियन इकोनॉमी में, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए। देन जर्नल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। इसको दिमाग में रखना, यहां पे आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं करनी है, आपने इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं बन जाना। यहां पे इसका बेसिक मतलब पता क्या है, करंट में जो इवेंट्स चल रहे हैं ना इन्वायरमेंट के रिलेटेड, जो इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, जो डेंजर्स चल रहे हैं, आप बोल, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे लैंडस्लाइड्स आपको देखने को मिल रहे थे, केरला में रिसेंटली हुआ था, बिहार में देखो फ्लड्स चल रहे हैं अभी बहुत ज्यादा। ये वाली बेसिक सी चीजें, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया ने कोई, जैसे कुछ टाइम पहले इंडिया ने ग्लोबल बायोफ्यूल इनिशिएटिव जो है 2023 के अंदर G20 की मीटिंग्स के दौरान स्टार्ट किया था, वो क्या है उसके ऊपर पूछ लिया। कोई नई स्पीशीज किसी प्लांट की या एनिमल की डिस्कवर की गई है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ज्यादा करंट ओरिएंटेड होती है ये वाली चीज। और लास्ट इज जर्नल साइंस। जर्नल साइंस मतलब बेसिक साइंस। बेसिक साइंस के अंदर एक तो देखो, जैसे 6 to 10th तक की एनसीईआरटी जो होती है ना, जिसमें बिल्कुल बेसिक्स साइंस के आपको समझाए जाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कई बार तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस पढ़ते थे ना छोटी क्लासेस, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। डिफरेंट जैसे एसिडिक, बेसिक, पीएच, ये क्या, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। और ये क्वेश्चन नॉट जस्ट यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज के अंदर भी पूछे जाते हैं। अच्छा, एक तो ये जर्नल साइंस, साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्पेस। स्पेस में इंडिया बड़ा कुछ कर रहा है ना, तो स्पेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुली हमने लैंड करवाया चंद्रमा के ऊपर, फिर आदित्य L1 उसके बाद आ गया। ऐसे जो बड़े बड़े इनिशिएटिव्स होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, आप बोल सकते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कोई नई आपने टेक्नोलॉजी ढूंढी है, जैसे सेमीकंडक्टर्स बड़ा न्यूज में चल रहे थे, तो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। एक बार मुझे याद है, नॉट इन यूपीएससी, पीसीएस के अंदर एक क्वेश्चन आया था अबाउट सीएफएल एंड जो एलईडी बल्ब्स होते हैं, ये जो हम बैठे हैं ये सारे एलईडी बल्ब्स है ना, एक टाइम होता ना वो कॉइल वाले ट्यूब्स यूज करते, दैट इज सीएफएल, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, हमारे देश के अंदर सीएफएल से ट्रांजिशन हो रही थी एलईडी लाइट्स की तरफ, तो उसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी भी पूछता है, आप बोल सकते हो। दैट इज ऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रीसेंट डिस्कवरीज एंड इनिशिएटिव्स क्या चल रहे हैं, सो इट इज इंपॉर्टेंट। फिर हमारे पास आता है सेकंड पेपर, सी सेट। अब सी सेट बहुत बड़ा हवा बन चुका है स्टूडेंट्स के लिए, जब से ये 2023 वाला सरप्राइज मिला है कि सी सेट में किन किन फील्ड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो 3 सब्जेक्ट होते हैं, वन इज रीजनिंग, अनदर इज क्वांट और आप बोल सकते हो एप्टीट्यूड, एंड अनदर इज कॉम्प्रीहेंशन।
देयर इज नो कंडीशन कि आपको इंग्लिश में ही कॉम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट करना है, हिंदी वाला पढ़ के कर लो, सेम कॉम्प्रीहेंशन मिलेगा, लेकिन अटेम्प्ट करना है। सो इट इज नॉट लैंग्वेज बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन, इट इज नॉट लैंग्वेज बेस्ड। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का कॉम्प्रीहेंशन नहीं है, इसको दिमाग में रखना। अगर इंग्लिश लैंग्वेज का कॉम्प्रीहेंशन होता तो हिंदी मीडियम वाला फिर हिंदी में अटेम्प्ट ना कर रहा होता, वो भी इंग्लिश में अटेम्प्ट करता। सो इट इज जस्ट कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? समझ। आपके पास लंबा सा पैराग्राफ दिया होगा और नीचे एक क्वेश्चन पूछ लिया होगा, और ये वो 10th 12th क्लास वाले कॉम्प्रीहेंशन नहीं है, नीचे क्वेश्चन पढ़ा, ऊपर अच्छा ये रहा आंसर। नहीं, इसमें मोस्टली क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन दिया जाता है, पूरी स्टोरी आपको बताई जाती है, फिर उसका जो क्रक्स है, जो कि उस स्टोरी में हो सकता है सीधे तौर पे मेंशन हो, मोस्टली मेंशन नहीं होता, आपको समझना होता है कि इसका मतलब ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। सो वो जो तार है ना, आपको खुद जोड़नी पड़ेगी, वहां पे जुड़ी जुड़ाई आपको नहीं मिलेगी, आप बोल सकते हो। सो उसको पढ़ना है, समझना है, फिर ऑथर की समझ के अकॉर्डिंग नीचे दिए गए आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वहां पे अपनी समझ नहीं लगानी है। अगर मान लो ऑथर ने बोल दिया कि हमारे देश के अंदर करप्शन होती है, बट इट्स ओके, ये सही चीज है, नीचे आपसे पूछ लिया कि करप्शन इज बैड और नॉट, आप बोलो इट इज बैड, नहीं, आप उसको बैड नहीं बोल सकते। जब ऑथर ऊपर कॉम्प्रीहेंशन के अंदर बोल रहा है कि इट इज ओके, तो आप उसको बैड नहीं बोल सकते। सो आपने कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करना होता है अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑथर। और वो मोस्टली पता क्या होता है, ये जो करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं, न्यूज चल रही होती है, वहीं से आर्टिकल्स उठा के आपको दे दिए जाते हैं कि आप उस आर्टिकल को पढ़ के कितना का समझ पाए हो, वो हमें बताओ। सो इट इज नॉट लैंग्वेज बेस्ड। यहाँ पे लैंग्वेज, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है यूपीएससी के अंदर कि आपने नीचे सेंटेंस मेकिंग करनी है, आपने ये देखना है इज कहां पे लगेगा, एम कहां पे लगेगा, आर कहां, ऐसा कुछ नहीं है। वॉज कहां पे लगना है, वुड कहां, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज नॉट लैंग्वेज का कॉम्प्रीहेंशन, इट इज आपकी समझ के ऊपर बेस्ड जो कॉम्प्रीहेंशन है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। सो इसके अंदर अगर हम देखें, कॉम्प्रीहेंशन है, दूसरा है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स एक बड़ा वाइड टॉपिक है, आप बोल सकते हो। उसके अंदर क्या होता है कि आप कितनी समझ रखते हो किसी चीज की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इतने फलाने फलाने बच्चे हैं, उनका ये लेवल है एजुकेशन का, उनका ये लेवल है न्यूट्रिशन का, क्या किया जा सकता है। वैसे आजकल इसके क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, डिसीजन मेकिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं। आप बोल सकते हो आप क्या डिसाइड करोगे, क्या बेस्ट चीज क्या हो सकती है, वो आजकल थोड़े कम आते हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये तो रीजनिंग हो गया भाई, ब्लड रिलेशन, आपका सिटिंग अरेंजमेंट, रीजनिंग के जो टॉपिक्स हमारे पास होते हैं, है ना। देन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला। आपको प्रॉब्लम बताइए, नीचे सॉल्यूशंस बताइए, आपने एक चूज करना है। अब आप सही चूज करते हो कि गलत चूज करते हो, भाई डिसाइड करेगा आपका जो आंसर है वो सही है कि गलत है। आजकल ना ये वाली चीज आपको एथिक्स वाले पेपर में ज्यादा मिलती है। वहां पे एक ना आपको पूरी स्टोरी बताई जाती है, केस स्टडी, उसके बेसिस के ऊपर नीचे आपने लिखना होता है आंसर की क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपने चूज करना होता है, चार बताए गए हैं, एक चूज करना है। अब उसमें से एक सही होगा, बाकी तीन गलत होंगे। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं। जर्नल मेंटल एबिलिटी, अब ये जो जर्नल मेंटल एबिलिटी इन्होंने बोलने के लिए बोल दिया, लेकिन इसमें सब आ जाता है। इसमें रीजनिंग भी है, इसमें एप्टीट्यूड भी है, इसमें 10th लेवल तक का आपका मैथ भी है। यहाँ पे जो आपका क्वांट रहता है, जो मैथ रहता है, आप बोल सकते हो वो रहता है 10th लेवल तक का। 10th से ऊपर वाला आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा कोई नहीं पूछेगा, दैट इज नॉट मेंशन अंडर सिलेबस। बेसिक जैसे परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम, डिस्टेंस, ऐसी बेसिक बेसिक चीजों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वांट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। हाँ, 2023 में थोड़ा सरप्राइज जरूर मिला था, लेकिन एक्चुअल में वैसा पेपर का पैटर्न नहीं है। इस बार 2024 का देख लो, फिर से ये वापस उसी चीज के ऊपर आ गए हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ध्यान से देखो, बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा, क्लास 10th लेवल। डाटा इंटरप्रिटेशन का भी एक क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछे जाते हैं, जिसमें क्या होता है आपके पास ना पाई चार्ट दिया हुआ है, या एक टेबल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी गई है, उससे आपने परसेंटेज का इस्तेमाल करके कुछ निकालना है।
एवरेज का इस्तेमाल करके कुछ निकालना है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मोटा मोटा अगर देखें तो क्या है, रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड कॉम्प्रीहेंशन, नॉट लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन बट जनरल कॉम्प्रीहेंशन आप बोल सकते हो। सो इन्हीं चीजों की यहाँ पे सिलेबस के अंदर बात की जाती है, राइट? समझ आया यहां तक जो भी चीजें हमने डिस्कस की हैं कि क्या पैटर्न है, प्रीलिम्स का पेपर किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है। अब आपके साथ आगे भी हम डिस्कशंस करेंगे इसी चीज के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे कि भाई प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीलिम्स के अंदर। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि बेटा जब कुछ पढ़ोगे ना, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, हम यहाँ पे करके देखेंगे, उसमें से कैसा क्वेश्चन बन सकता है ये आप कैसे पता करोगे, कैसे एनालाइज करोगे कि आज जो मैंने क्लास में पढ़ा है उसमें से क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है, मेंस का भी और प्रीलिम्स का भी। मैं तुम्हें ये प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा यहाँ पे, जिससे क्या है कि तुम थोड़ा समझ पाओ कि हर दिन क्लास में जो हो रहा है, इट इज नॉट जस्ट कि घर पे जाके पढ़ लो, इट इज नॉट जस्ट, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, प्रीलिम्स की भी मेंस की भी एक ही साथ। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। वेरी गुड। ऑनलाइन भी बेटा कोई डाउट है देन यू कैन आस्क।